Hey, what's up, everyone? Welcome back, everyone. Welcome back to another session. My name is Adarsh. दोस्तों एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो से. And the name of the chapter is Equity and Corporate Valuation. Right? So this will be the first lecture of another topic of this 100% discounted fast track batch. Sir, ये क्या है 100% discounted fast track batch? और सर, इक्विटी एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन नाम का तो कोई टॉपिक है ही नहीं सीए फाइनल एसएफएम में. हमने तो नहीं सुना. यार आपने तो 100% डिस्काउंटेड फास्ट ट्रैक बैच के बारे में भी नहीं सुना था, बट चल रही है ना, और सक्सेसफुली चल रही है विद बेस्ट 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 एफर्ट्स. वी आर पुटिंग इन टू प्रिपेयर द नोट्स, टू प्रिपेयर द कॉन्सेप्ट नोट्स, टू प्रिपेयर द कंपाइलर, जहां पे इंस्टीट्यूट के प्रेजेंटेशन से भी बेटर प्रेजेंटेशन किया है हमने, और फिर उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर के फॉर्म में एक्सप्लेन करके वीडियो रिकॉर्ड करना. ऑल दीज एफर्ट्स आई हैव बीन पुटिंग इन फॉर यू पीपल. और पता है क्या, हैव अ गुड न्यूज़ टू मेक. 1000+ students have registered and they are watching the lectures with very super positive review, right? And I'm being thankful to each one of you. I actually owe this thank to you people for making it so big that 1000+ students have been taking the benefit, which is great. Second, डिस्पाइट अभी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें पता है कि जो मुझे पता है कि जिनको नहीं पता होगा 100% डिस्काउंटेड फास्ट ट्रैक बैच क्या है. सर ये एक्चुअल में फ्री है क्या? आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहे हो क्या? सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो क्या? सर नोट्स भी दे रहे हो या फिर सिर्फ समझा रहे हो? और नोट्स में सर कॉन्सेप्ट नोट्स की क्या बात कर रहे हो? और ये कंपाइलर जो है सर, इसमें पुराने कितने अटेम्प्ट्स का कवरेज है? ऑल सच क्वेश्चंस have been answered in that video which I'm tagging over there. But one thing which I want to convey to you is that it's absolutely free for you people. आपको इन lectures देने के लिए सिर्फ एक चीज पे करना है, आपका टाइम. That's all. And I bet वो देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि यार आपका एसएफएम को लेकर कॉन्फिडेंस क्या है. और इस चीज को लेकर मेरा एक रिक्वेस्ट है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स से. एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स प्लीज आपकी हेल्प चाहिए. जो लोग नए हैं ना, जिन्होंने अपने अभी तक फास्ट ट्रैक नहीं देखे, उनको नहीं पता चलेगा कि लेक्चर्स कैसे हैं, राइट? सो आई हैव दिस जेन्युइन रिक्वेस्ट टू मेक कि आप कितने सेटिस्फाइड है, आपको पुराने लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, राइट? कैन यू प्लीज पुट दैट रिव्यू, पुट दैट फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस फर्स्ट वीडियो जो यूट्यूब पे जाएगा, सो दैट जब नया कोई आके इस वीडियो को देखेगा ना, तो उसको पता चल जाएगा कि यार अपने फास्ट ट्रैक कितने अच्छे जो आप देख रहे हो, राइट? So I would request if you can do that favor to me, please everyone. With that, चलिए आते हैं 100% फास्ट ट्रैक गया, टॉपिक पे आते हैं. यार इक्विटी एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन सर नया कहाँ से आ गया, मैं आपको बताता हूँ. स्टडी मटेरियल में चलें एक बार, है ना? स्टडी मटेरियल में चलते हैं. सो ये अपने नोट्स है जो आप देख रहे हो, इसमें कॉन्सेप्ट्स नोट, सॉल्व कंपाइलर सब कुछ है. सारे नोट्स कहाँ डाउनलोड करेंगे ऑल दैट मैं आपको बता दूंगा, है ना? प्लीज़ आ जाइए 2 मिनट के लिए पीछे. सबसे पहले तो ये जान लीजिए सर, ये चैप्टर आप क्या बता रहे हो. देखो अपना स्टडी मटेरियल देखना. स्टडी मटेरियल, न्यू कोर्स, गिव मी अ मोमेंट सर. स्टडी मटेरियल को बताते बताते मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कौन कौन से चैप्टर मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ, और इस सीरीज में ये वाले जो वीडियोस है, ये वाला लेक्चर सीरीज है, इसमें कौन कौन से वीडियोस, कौन कौन से चैप्टर मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ, ठीक है? सो थियरी है, आई विल ट्राई टू अपलोड अ लेक्चर, कांट कमिट. रिस्क मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल पोर्शन पे मैं श्योरली लेक्चर्स लाऊंगा. सिक्योरिटी एनालिसिस के प्रैक्टिकल पोर्शन पे भी श्योरली लेक्चर्स लाऊंगा. सिक्योरिटी वैल्यूएशन के बारे में ध्यान से सुनना. इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं. एक है सर इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन, सर एक है प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन, और दूसरा है सर बॉन्ड्स का वैल्यूएशन, जिसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी इन्होंने दे दिया, राइट? तो ये वाले जो 2 पार्ट्स है ना, इसको हमने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के नाम से जो चैप्टर रिलीज किया है उसमें आपको मिलेगा, राइट? इन दोनों पार्ट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन कवर किए गए उन वीडियो लेक्चर्स में. तो सिक्योरिटीज वैल्यूएशन का जो इक्विटी वाला पार्ट है वो ये वाले वीडियोस में डिस्कस हो रहा है. इसके अलावा सर और क्या हो रहा है? इसके अलावा मेरे दोस्त जो आपका 12th चैप्टर है ना, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, वो भी यही वाले वीडियोस में डिस्कस होगा. सर मर्ज क्यों किए दोनों? क्योंकि मोर और लेस दोनों में सेम थॉट प्रोसेस लग रहा है यार. आप खुद बताइए, कंपनी की शेयर वैल्यू फाइंड करना और उस पूरी कंपनी की वैल्यू फाइंड करना, मोर और लेस तो एक ही बात है ना यार. वहां टोटलिटी पे चीज चल रही है, यहाँ पे पर शेयर लेवल पे चीज चल रही है. अदरवाइज द ब्रॉड थॉट रिमेन्स द सेम.
विच इज़ वाई दोनों को मर्ज किया, है ना। अब सुनिएगा, पोर्टफोलियो लेक्चर्स 100% क्लैरिटी, सुपर डिटेलिंग, सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है। सिक्योरिटाइजेशन थियोरी आई ट्राई टू शेयर, म्यूचुअल फंड ऑल शेयर्ड विद यू पीपल, डेरिवेटिव्स ऑलरेडी शेयर्ड, फॉरेक्स ऑलरेडी शेयर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलरेडी शेयर्ड, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी शेयर, corporate valuation is what you're watching right now. M&A will be pending from my end after corporate valuation. People, ये सारा स्टेटस है, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है। इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दो चीज़ें दे देता हूँ, वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक दे देता हूँ, जहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप ये फ्री लेक्चर्स एक्सेस कर पाएंगे, है ना। नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएंगे, आप उसको प्रिंट ले लीजिए और उसके बाद आप लेक्चर्स देखना स्टार्ट कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा, मेरी गारंटी, ठीक है। चलिए अभी सर आई थिंक वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट, और एज सच कुछ बात है नहीं शेयर करने के लिए। क्लास नोट्स आप यहाँ पे देख सकते हो सर, ये कॉन्सेप्ट नोट्स आपको डाउनलोड करना है। जब आप लॉगिन करोगे, जब आप उस कोर्स में जाओगे, राइट, उस कोर्स में जाने के बाद नीचे लेक्चर्स है, लेकिन लेक्चर्स के जस्ट ऊपर ये पीडीएफ फाइल है जो डाउनलोडेबल प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ है ना, जो आपको प्रिंट लेकर आना और फिर हम लोग लेक्चर्स का डिस्कशन करेंगे। अभी सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाइए सर। आई होप यू ऑल कैन वेट फॉर अ मोमेंट। चलेगा सर। कॉन्सेप्ट नोट्स की अगर बात की जाए तो आई होप यू कैन सी दैट। अब एक बात बताना, किसी भी इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन करना है या फिर पूरी कंपनी का वैल्यूएशन करना है, इस चीज को वैल्यू करने का कोई एक तरीका हो नहीं सकता। अलग अलग अप्रोचेस के साथ अलग अलग मेथड्स निकल के आती है, राइट। फॉर एग्जांपल, किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन उसके डिविडेंड के बेसिस पे हो सकता है, उसके कैश फ्लो के बेसिस पे हो सकता है, उसकी एसेट के बेसिस पे हो सकता है, और उसकी अर्निंग्स के बेसिस पे भी हो सकता है, राइट। इन बेसिस पे किसी भी कंपनी के कैश फ्लोज का वैल्यूएशन, किसी भी कंपनी के शेयर्स का या फिर कंपनी का खुद का वैल्यूएशन हो सकता है। और इसीलिए इन अलग अलग अप्रोचेस को हमने कैटेगराइज करके हेडिंग्स बना दी। मतलब सबसे पहले ये वाला मॉडल पढ़ेंगे जिसमें चारों मेथड्स होगी, फिर ये मॉडल पढ़ेंगे जिसमें दोनों मेथड्स होगी, फिर ये जिसमें मेथड होगी, और ऐसे करके आपका पूरा बड़ा सा टॉपिक कंप्लीट होगा। सर इतना बड़ा कवर कैसे करेंगे? यार मेरे दोस्त, इतना भी बड़ा नहीं है, ये दोनों का थॉट प्रोसेस मोर और लेस सेम है ना। और इसके बाद ये कुछ इजी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इजी है। और एक और बात समझो ना, आपके तो 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं ना इसमें, इक्विटी वैल्यूएशन भी हो रहा है और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन भी हो रहा है, तो फायदा भी है ना। आइए सर, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मेथड विच इज डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल। मतलब सर ये वाले वैल्यूएशन मॉडल की जब बात आएगी तो हम किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन वो कंपनी जो डिविडेंड्स देती है उसकी मदद से करेंगे, एज द नेम सेज इटसेल्फ, है ना। कंपनी के डिविडेंड के बेसिस पे सर कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन कर देंगे। लेकिन एक बात सर, भले से वो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल हो या फिर कैश फ्लो बेस्ड मॉडल हो, इन दोनों के पीछे का ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है ना वो सेम है। बेसिक थियरी है ना जिसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, दोनों मिला के, राइट। बेसिक थियरी जिसके ऊपर ये दोनों कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो सेम है, और उस थियरी का बहुत सिंपल सा नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन। सर ये नाम सुना हुआ लग रहा है, कहीं तो हमने देखा था सर। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में नाम जाना था। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का जब आपने वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड सीखा था, वहां पे वर्ड देखा था, पता है क्या प्रिंसिपल है? इतना सिंपल क्या कहता है कि सर आज 0 पॉइंट पे किसी भी एसेट का वैल्यू क्या होगा, 0 पॉइंट पे किसी भी एसेट का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत सिंपल है सर, इस एसेट में जब आप इन्वेस्ट करते हो आज, तो सर फ्यूचर में इससे कुछ बेनिफिट मिलेंगे क्या? टू बी प्रेसाइज, फ्यूचर में सर इस एसेट पे जब आपने इन्वेस्ट किया तो क्या फ्यूचर ईयर्स में हमें कुछ कैश फ्लोज मिलेंगे क्या जो इससे आएंगे? वो सारे फ्यूचर कैश फ्लोज का आज प्रेजेंट वैल्यू अगर कर दिया जाए
तो इस एसेट का वैल्यू आ जाएगा, है ना। मतलब सर बॉन्ड इमेजिन करना, बॉन्ड में जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे तो फ्यूचर में क्या मिल रहा था कैश फ्लो के नाम पे, आप खुद बताइए। कूपन और रिडम्पशन वैल्यू। तो हमने क्या कहा था सर, आज बॉन्ड की वैल्यू क्या, वो कूपन और रिडम्पशन वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू, कूपन और रिडम्पशन वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू। सिमिलरली आप खुद बताइए, जब आप एक शेयर में इन्वेस्ट करेंगे आज, तो शेयर से फ्यूचर में क्या मिलेगा सर। एक तो सर उस शेयर से फ्यूचर में मिलेंगे डिविडेंड्स, और जब उन शेयर को सेल कर दिया जाएगा सर, जब उन शेयर्स को सेल कर देंगे, तो आफ्टर सेलिंग ऑफ द शेयर्स आई विल ऑल्सो रिसीव द सेल्स प्रोसीड। जो मार्केट में बेच के जो पैसा मिलेगा वो भी तो मिलेगा। तो वो सारे फ्यूचर कैश फ्लोज, मतलब जब तक नहीं बेचा तब तक का डिविडेंड, और बेचने की वजह से जो सेल्स प्राइस मिलेगी, उन सब का प्रेजेंट वैल्यू आज 0 पॉइंट पे शेयर का वैल्यू। एवरीवन डन, चलेगा, है ना। सो सुनिएगा सर, आपने समझा तो दिया, बट इसके लॉजिक से अग्री क्यों करें यार। एक मन कहता है लॉजिक नहीं बताऊं, क्योंकि लगता है ना कि फास्ट ट्रैक है, बट दूसरा लगता है कि इनकम्प्लीट पढ़ाकर भी क्या फायदा है ना। क्योंकि अब आपको पता है अपना क्वालिटी कैसा है, आपने दूसरा लेक्चर्स देखा है ना। और दिल से बोल रहा हूँ यार, इफ यू आर रियली लाइकिंग द लेक्चर्स, है ना, और आप ये भी अगर लेक्चर यहाँ तक देख रहे हो, सो प्लीज पुट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, प्लीज पुट अ लाइक, आई बी वेरी हैप्पी, है ना। सो प्लीज समझना दोस्त, लॉजिक समझ लो कि सर ऐसा क्यों मान ले कि ये बात सही है। आप मुझे एक बात बताओ, टीवीएम के बेसिक्स रिकलेक्ट करना कि प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू, टीवीएम के बेसिक्स। और आप खुद मुझे एक बात बताइए, सर ये इंटरेस्ट का फंडा कहाँ से आया। ये आया सर कि आज आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, आज पीवी बोला प्रेजेंट, तो फ्यूचर में जो आपको पैसा मिलेगा दैट शुड बी सर इंक्लूसिव ऑफ सम रिटर्न सम इंटरेस्ट, राइट। सिमिलरली चलो इस बार इन्वेस्ट करने की जगह बोरो ले लो, अगर आपने किसी से कुछ बोरो किया तो फ्यूचर में जब दोगे तो दैट अगेन शुड बी विद इंटरेस्ट, दैट्स वेयर द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट कमिंग फ्रॉम। आप एक बात बताना, सिमिलरली कैन आई से कि सर आज जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्ट आज करते हो, कितना इन्वेस्ट करना है वो तो हमें फाइंड करना ही है, बट इन्वेस्ट करके यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार कुछ अगर रिटर्न ऐड हो जाए तो हमें इतना फ्यूचर वैल्यू मिलना चाहिए सर, विद रिटर्न हमें इतना फ्यूचर वैल्यू मिलना चाहिए। तो मुझे आप एक बात बता दो, कैन आई से, इन अदर वर्ड्स कैन आई से दिस इज नथिंग बट पीवी इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू माइनस इंटरेस्ट। सर फ्यूचर वैल्यू में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाए तो भी पीवी आ सकता है। इसको मैं एक जेनरिक वर्ड्स में बोलूं, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो आज, जिसमें से पता है कि सर 110 रुपया फ्यूचर में मिलने वाला है, समझिएगा 110 रुपया मिलने वाला है फ्यूचर में। अब डू यू अग्री सर, जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा, जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा उसमें तो दोनों चीजें हैं, मैंने जितना लगाया पैसा, जितना मैं आज पैसा लगाऊंगा वो भी इंक्लूडेड है, और उस पैसे पे जो मैंने रिटर्न अर्न करना है वो भी इंक्लूडेड है। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द फ्यूचर वैल्यू। तो सर अगर उस फ्यूचर वैल्यू में से मैं इंटरेस्ट एलिमिनेट कर दूं जो मैं कमाना चाहता हूं, सर 110 में अगर आप 10 रुपया कमाना चाहते हो तो 110 में से 10 हटा दो, अगर 110 में 20 कमाना चाहते हो तो आप 20 हटा दो। एटलीस्ट ये हटाने से ये तो आ जाएगा कि आज कितना इन्वेस्ट करना है। 110 पता है जो आपको मिलने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, फ्यूचर वैल्यूज है ये वाली। आपको ये भी पता है कि उसमें आप कितना कमाना चाहते हो, तो जो मिलने वाला है उसमें से वो हटा दो जो आप कमाना चाहते हो ऊपर का, तो एटलीस्ट ये तो बैक कैलकुलेट कर सकते हो कि आज कितना लगाएंगे सर हम। सर ये कॉमन सेंस तो समझ में आया, लेकिन यहां तो आपने और कुछ लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑल। एक बात बताओ ना, फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट ऐसे एलिमिनेट होता है क्या जैसे मैंने आपको समझाया। एक सेकेंड ना, फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट ऐसे थोड़ी ना एलिमिनेट होता है जैसे मैंने आपको समझाया। सर
प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट ऐड करने को कहते हैं कंपाउंडिंग, फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट माइनस करने को क्या कहते हैं अकॉर्डिंगली, क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग। तो अभी आप समझे क्या, अब आप फील कर पाओगे। सर जब हमने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो फ्यूचर में कुछ कैश फ्लोज मिलने वाले थे, वो कूपन और वो रिडम्पशन वैल्यू। सर सिंस दे आर माय फ्यूचर अमाउंट्स, आई एम एक्सपेक्टिंग कि उनमें मेरा कुछ रिटर्न इंक्लूडेड होना चाहिए। प्लीज, इन्वेस्टमेंट किया ना आज, तो आप चाह रहे हो कि आज जो इन्वेस्टमेंट किया उस पे कुछ रिटर्न ऐड होकर ही वो मुझे फ्यूचर वाले अमाउंट्स मिले। तो अगर वो फ्यूचर वाले अमाउंट्स पता है जिसमें हमारा रिटर्न इंक्लूडेड है, तो एक काम करो ना, कितना रिटर्न इंक्लूडेड है वो एलिमिनेट कर दो। कैसे करोगे, उन फ्यूचर कैश फ्लोस को, एवरीवन, उन फ्यूचर कैश फ्लोस को डिस्काउंट करके। और एक बार अगर आपने रिटर्न अपना एलिमिनेट कर दिया तो कैन आई से आफ्टर रिटर्न एलिमिनेशन, आफ्टर इंटरेस्ट एलिमिनेशन, इंटरेस्ट हटाने के बाद जो आज वैल्यू आएगा, दैट इज हाउ मच आई कैन इन्वेस्ट। क्योंकि इतना इन्वेस्ट किया ना तो ही रिटर्न अर्न कर पाएंगे, उससे ज्यादा इन्वेस्ट किया तो कोई रिटर्न मिलेगा क्या हमें, नहीं। आप एक बात बताओ ना, 110 मिलने वाला था, 20 आप कमाना चाहते थे, तो आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 90। अगर 91 इन्वेस्ट किया तो 91 इन्वेस्ट करके 110 रिसीव करने में तो सर हमें तो सिर्फ 19 रुपीज का इंटरेस्ट है, विच इज नॉट मीटिंग माई एक्सपेक्टेशंस। इसीलिए वो डिस्काउंटिंग कर दी जाए, और किस रेट से कर दी जाए इससे एक और बात खुल के आती है। सर जिस रेट से आप रिटर्न कमाना चाहते हो उस रेट से डिस्काउंटिंग कर दी जाए। मतलब डिस्काउंटिंग विल हैपन एट व्हाट रेट, माय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न on the share of the company, on the bond of a company, on the value of a entire company itself। ठीक है एवरीवन, आई होप मैं बेसिक्स कन्वे कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब प्लीज एक लास्ट बात समझना, ये पूरी थियोरी की जगह मैं आप सिंपल एक बात पूछता हूँ। सर आपको एक एसेट को एक साल बाद 110 में बेच पाओगे, 110 में आप एक साल बाद एक एसेट बेच पाओगे जिस पे आप 10% रिटर्न कमाना चाहते हो। सर आप प्लीज अपना कॉमन सेंस लगाओ और मुझे ये बात बता दो अभी कि उस एसेट के लिए आज मार्केट में कितना देना। एक साल बाद 110 मिलेगा और 10% आप कमाना चाहते हो आज इन्वेस्टमेंट करके। तो कैन आई से दिस 110 आई वांट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ माय रिटर्न, 110 सर आई वांट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ मेरे रिटर्न। इसमें से रिटर्न एलिमिनेट करना मतलब इसको डिस्काउंट करना। तो सर अगर 110 को 1.1 से डिस्काउंट किया तो ही वो अमाउंट आएगा कितना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं एवरीवन इन द शेयर्स। मतलब आज 100 इन्वेस्ट करके आप 10% का रिटर्न कमा पाओगे जो आप कमाना चाहते हो। मतलब ये थियरी नहीं भी पढ़ाई होती मैंने तो भी आपको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा था ना कि 110 रुपया लगा सकता हूँ, 100 रुपया लगा सकता हूँ। और वही बात ये थियरी कह रही है। प्लीज, सो आई थिंक हम लोगों ने बहुत ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर दिया है टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। अब आ जाइए आगे। सर पीपल प्लीज समझिएगा, मतलब सर इक्विटी शेयर में हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होते हैं सर, डिविडेंड्स हो जाएंगे प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो भी शेयर बेच के मिलेगा वो हो जाएगा। सर बॉन्ड्स में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन हो जाएगा, ऑल्दो आप ये पहले ही देख चुके हो, प्लस सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन वैल्यू हो जाएगा। सर एनी अदर एसेट में क्या होगा, जो भी उस प्रेजेंट, जो भी कैश फ्लोज मिलने वाले हैं उस एसेट के, उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू। ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन। सर बस एक बात ध्यान रखना, इन द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल वो फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होंगे हमारे लिए, प्राइमरीली उससे मिलने वाले डिविडेंड्स, है ना। ये भी कहीं कहीं यूज में आएगा, जैसे ही हम आगे कॉन्सेप्ट पे जाएंगे आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डन, चलिए आइए। सर दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। यार पहली बात तो ये कि आज जब मैं खड़ा हूं तो मुझे पता है क्या कि एक शेयर से फ्यूचर में कितना डिविडेंड मिलने वाला है, क्या मुझे पता है क्या कि शेयर 5 साल बाद किस प्राइस पे सेल होगा। देखो बॉन्ड के केस में तो पता था,
इसीलिए तो इसको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज कहा था, क्योंकि बॉन्ड के केस में पता था कितना मिलने वाला है। यहां पता है क्या हमें? नहीं। मतलब पहले तो इन डिविडेंड्स को एस्टिमेट किया जाना चाहिए। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर दे देगा, एग्जामिनर नहीं देगा तो वो डिविडेंड कैलकुलेट करने का कोई तरीका देगा। मतलब पहले तो सर फ्यूचर डिविडेंड एस्टिमेट करना होंगे और फिर उन फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना होगी, राइट? चलेगा। पर सर दो टाइप के सिनेरियोज बन रहे हैं। या तो हमें पता होगा हम कितने टाइम के लिए शेयर होल्ड करना चाहते हैं, मतलब डेफिनेट नंबर ऑफ ईयर्स की बात है। आज ही हमें पता है सर कितने साल के लिए शेयर होल्ड हम कर रहे हैं। हम्म आज ही हमें पता है कि हम कितने साल के लिए शेयर होल्ड कर रहे हैं। तो उस केस में सर वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो जाएगी? सर सिंपली दो चीजें, जो भी उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड आने वाला है वो, प्लस प्लस जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स प्रोसीड आने वाला है शेयर बेच के, उन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू सर, है ना? और ऐसे करके इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग शेयर की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्लीज देख लो, 1 मिनट में सॉल्व भी नहीं करेंगे। 10 रुपये और 12 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है एक नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर के एंड में हम 150 में शेयर बेचने भी वाले हैं। अगर हमारा डिस्काउंटिंग रेट 15% है तो आप बता दो शेयर की आज की वैल्यू। सर सिंपल है, 10, 12 और 150, इन तीनों को रेस्पेक्टिव ईयर से डिस्काउंट कर देना। 10 साल को करना, 10 रुपए को करना 1 साल से, 12 रुपए और 150 रुपए, मतलब 162 रुपीज को करना 2 साल से डिस्काउंटिंग 15% के लिए। आज वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा, है ना? ये बेसिक चीजें रेगुलर बैच में हम डिस्कस करते हैं, कराते हैं, बट यहाँ नहीं कर रहे हैं, है ना? मतलब देखो, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको डिलीवरी में कुछ कमी नहीं की, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन नहीं करा रहा हूं बस। सेकेंड, सर अगर वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करना है, लेकिन इस बार कितने नंबर ऑफ इयर्स के लिए शेयर होल्ड कर रहे हैं वो नहीं पता। देखो पहले तो पता था कि 5 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो 5 सालों का डिविडेंड और 5th ईयर के एंड का सेलिंग प्राइस भी ले लिया, जो हमने ऑब्वियसली किसी तरीके से एस्टिमेट किया होगा। सर यहां पे तो हम शेयर इनडेफिनाइट पीरियड के होल्ड करेंगे। इनडेफिनाइट मतलब एक सेंस में देखा जाए तो इनफाइनाइट, फॉरएवर के लिए। आज हमने डिसाइड भी नहीं किया है सर कि शेयर कितने टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं। इट मे बी 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, आई डोंट नो। सर उस केस में शेयर का वैल्यूएशन कैसे होता है? तो उस केस में लिखना पड़ेगा यूज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो हम आगे देखेंगे, है ना? लिखते हैं डिस्कस्ड का स्पेलिंग बोलो ना यार, DISCU, डिस्कस्ड अहेड। आई एम नॉट श्योर कि मैंने डिस्कस्ड का एग्जाम स्पेलिंग सही लिखा है कि नहीं, बट प्लीज पार्डन मी ऑन दैट। ऑलरेडी आई थिंक यू नो दैट आई एम वेरी वीक विद द स्पेलिंग्स, है ना? आइए सर, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करना पड़ेगा। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल तो सीखेंगे ही, उसके पहले एक और चीज सीख लो। सर जब भी किसी कैश फ्लो को डिस्काउंट करने की बात आती है, दो चीजें चाहिए होती है। एक तो कैश फ्लोज, है ना, मतलब वो जो भी डिविडेंड्स है वो, प्लस सर डिस्काउंटिंग रेट। तो पहले बात करते हैं डिस्काउंटिंग रेट के बारे में। पीपल प्लीज समझना, सर डिस्काउंटिंग रेट मतलब वो रेट जो आप कमाना चाहते थे। याद है आप 110 में 20 रुपया कमाना चाहते थे, तो वो तो रुपी टर्म्स में था। आप परसेंटेज टर्म्स में बता दो आप कितना कमाना चाहते हो, प्लीज आप बता दो आप कितना कमाना चाहते हो, और जितना आप कमाना चाहते हो उस हिसाब से डिस्काउंट कर देंगे। मतलब डिस्काउंटिंग रेट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एवरीवन, डिस्काउंटिंग रेट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिस्काउंटिंग रेट मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, जिसका नाम है KE, जिसको कैसे डिनोट करते हैं? KE। कैलकुलेट करने के तीन ऑप्शंस हमारे पास।
सबसे पहला मतलब 3 ऑप्शन, मतलब सर जिससे इच्छा हो वो कर सकते हैं क्या? नहीं, प्रेफरेंस लिखा है। क्वेश्चन में कितनी भी इंफॉर्मेशन हो, सबसे पहला अटेम्प्ट होना चाहिए। अटेम्प्ट मतलब अदरवाइज मत लेना कि इस अटेम्प्ट में ये फॉर्मूला और इस अटेम्प्ट में ये फॉर्मूला, नहीं नहीं। सबसे पहला आपका ट्राई होना चाहिए इस मेथड से के ही फाइंड करने का। अगर वैसे नहीं हो रहा हो तो फिर ये लगाना, और अगर ऐसे भी नहीं हो रहा हो तो ये लगाना, प्लीज, है ना? सुपर क्लैरिटी। सर तो सीएपीएम के बारे में यार, जिन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखा है, कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए। क्या बोलते थे सर कि सर वैसे तो सीएपीएम रिक्वायर्ड रेट ऑफ बताता है ना, लेकिन फॉर दिस चैप्टर, और जिसको एक्सपेक्टेड भी कहते थे, हाँ, रिक्वायर्ड का ही एक दूसरा नाम क्या बताता था एग्जामिनर हमें? एक्सपेक्टेड। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर कैन वी कॉल इट एज केई, या फिर तीनों नाम लिख देते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और केई और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। पीपल, तीनों के लिए सेम फॉर्मूला है सर, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। बेसिक फॉर्मूला सीएपीएम में पूरा अपन देख के आ रहे हैं पोर्टफोलियो में। सर इससे रिलेटेड कुछ बातें जरूर ध्यान रखना, वहां भी बताई थी बट आप मिस भूल नहीं गए हो, इसलिए फिर से बता रहा हूं। सर इस पार्ट को कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, राइट? और थोड़ा सा बड़े पार्ट को विद बीटा, जब सेम चीज बोलते हैं, विद बीटा अगर सेम चीज बोलते हैं, तो इस पार्ट को एवरीवन कहते हैं सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। अब आई नो आप में से कुछ लोग जानते होंगे सर कि यार ये फिर से बता दिया, लिखा रहेगा यहाँ पे तो अच्छा है, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है आपको आरएमआरएफ नहीं दे हमेशा, वो रादर कह दे मार्केट रिस्क प्रीमियम इतना। उस केस में भी हमें कैलकुलेशन ऑफ के ही आना चाहिए। सेकंड सर, सेकंड देखो, मेन फॉर्मूला जो लॉजिकल है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ के वो तो यही है, पर हाँ के का यूज होता है सर वैल्यूएशन ऑफ शेयर में, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर में एक फॉर्मूला रहता है गॉर्डन्स फॉर्मूला, जो आगे पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ देख लो। सर इंटर लेवल पर पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, d1 डिवाइड बाय के माइनस जी, p0 इज इक्वल्स टू d1 डिवाइड बाय के माइनस जी। ये फॉर्मूला सीखेंगे, है ना? लेकिन इसी फॉर्मूले को अगर मैं मॉडिफाई करूं, है ना, और इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके कैलकुलेट करूं कि यार के अगर कैसे कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले में, अगर मैं फिगर आउट करें कि इस फॉर्मूले से के कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरीवन, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है प्लीज देखना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू सर d1 डिवाइड बाय p0 प्लस जी। सेम फॉर्मूला जो उधर लिखा था अभी गॉर्डन्स का यहां पे, उसी को मॉडिफाई कर दिया और उस फॉर्मूले से के बैक कैलकुलेट कर रहे हैं। ये भी के कैलकुलेशन का एक तरीका हो सकता है। सर इसका अदरवाइज भी कोई लॉजिक है क्या? एक कॉमन सेंस है, देखो d1 डिवाइड बाय p0 बताता है कि सर कितना डिविडेंड मिला डिवाइड बाय योर इन्वेस्टमेंट इन द शेयर। तो सर इतना पैसा लगाकर इतना डिविडेंड मिला, तो एक तो ये रिटर्न हो गया हमारा, राइट? क्या मैं इसको डिविडेंड यील्ड कह सकता हूं? पोर्टफोलियो में जो सीखी थी डिविडेंड यील्ड, हाँ, मतलब ये तो मिला प्लस प्लस सर शेयर की प्राइस में ग्रोथ होने से भी कुछ रिटर्न मिला, वो कैपिटल गेन यील्ड। तो मेरा टोटल रिटर्न जो मुझे मिलेगा या फिर जो मुझे चाहिए वो हो जाता है दिस मच, कॉलिंग इट के। पीपल डन, चलेगा। बट आप मुझे एक बात बताओ, समझो इसी फॉर्मूले से मुझे कैलकुलेट करना है के, लेकिन इस बार उस सिक्योरिटी की बात चल रही है जो मार्केट में पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, मुझे वो सिक्योरिटी से रादर इश्यू करना है, मुझे वो सिक्योरिटी इश्यू करना है। तो कैन आई से P0 की जगह मैं d1
डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स लिख सकता हूं, है ना, कि सर वो सिक्योरिटी इशू करके मुझे कितना रुपया आएगा। तो हम कहेंगे हमारी कॉस्ट क्या कंपनी की, डिविडेंड देना पड़ेगा प्लीज ऑन अ प्रोसीड्स दैट वी विल रिसीव, राइट, प्लस प्लस ग्रोथ जो हो रहा है इन्वेस्टर को, वो तो उसका रिटर्न है ही। मतलब इस बार चलते फिरते प्राइस की जगह वो प्रोसीड्स जो हमें रिसीव हुआ है उसको कंसिडर करते हुए कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया है। हेलो, डन। बट एक बात बताऊं क्या, अभी तक इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं था इक्विटी एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में, बट आपको याद दिलाऊं, फॉरेक्स जो अपना आपने किया था, फॉरेक्स जिसके इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पार्ट में, याद है वो जीडीआर के कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं जीडीआर से रिलेटेड, आई थिंक ओमेगा, ओमेगा कंपनी का नाम था, वहां पे हमने ये फॉर्मूला लगाया था, अगर आप याद कर पा रहे हो तो। और अगर आपको पहले ही याद आ गया था तो बहुत अच्छी बात है, माय रिस्पेक्ट एवरीवन। थर्ड केस, तो आज प्लीज प्रिपेयर्ड रहना, फर्स्ट लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनिशियल वाले क्वेश्चन तो वैसे भी इतने इजी है कि वो तो सारे आपको ही सॉल्व करने हैं, है ना। जब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। डन, कूल। सो एक सेकेंड दीजिए। हाँ सर, वो डिस्काउंटिंग रेट सर जो केई है उसके कैलकुलेशन का फर्स्ट तरीका हमारे सामने, सेकेंड तरीका अपने सामने, और अगर ये दोनों भी इंफॉर्मेशन नहीं हो, ये इंफॉर्मेशन नहीं है सर, ये इंफॉर्मेशन नहीं है सर, फिर भी एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई साहब शेयर का वैल्यू फाइंड करो, और टू फाइंड दैट वैल्यू वी नीड, टू फाइंड दैट वैल्यू वी नीड केई। तो अर्निंग्स यील्ड वाला एक लास्ट तरीका, अर्निंग्स यील्ड वाला एक लास्ट तरीका जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, सर प्लीज समझिएगा। सर के विल बी इक्वल टू ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस। मतलब सर थॉट सेम है, यहां जो थॉट था ना सेम थॉट है कि सर ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस मच, शेयर होल्डर के पॉइंट से सोचो ना, ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस मच he is earning a return of this much, so can I say this is his return? And return for an investor, return for an equity shareholder is the cost to company, है ना। और एक और फॉर्मूला इसके साथ जो बनता है एवरीवन, दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाय पीई रेशियो, क्योंकि सर पी रेशियो क्या होता है, पी रेशियो का सर फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग्स में एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाय दिस, पीपल, है ना, चलेगा। ये तीन तरीके हैं। तो प्लीज एक बात ध्यान रखना, रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, हमें सबका एक ही मीनिंग समझ में आना चाहिए यार कि यार ये मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये मेरा केई है, इसका काम हमें डिस्काउंटिंग के लिए करना है। ऑल्दो ये बात मैंने पोर्टफोलियो में बता दी थी कि इंटरचेंजेबली यूज होंगे, बट ठीक है ना, चलेगा। सर फर्स्ट मॉडल की फर्स्ट मेथड प्लीज ध्यान से देखना, डिविडेंड डिस्काउंट, डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल का फर्स्ट मेथड है जीरो ग्रोथ मॉडल या फिर कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर ने यूज कर लिए तो, और सेकंड नाम में ही उसका फॉर्मूला है। आपको रियलाइज होगा कि नाम में ही उसका फॉर्मूला है, अलग से कुछ एफर्ट्स नहीं है। तो प्लीज सुनिएगा सर, जीरो ग्रोथ मॉडल मतलब किसमें सर जीरो ग्रोथ, आपके डिविडेंड्स में एवरीवन। तो प्लीज समझना कहां चल रहे हैं। अगर शेयर कुछ फिक्स नंबर ऑफ ईयर के लिए होल्ड कर रहे हो तो फिर ये मॉडल लगा देना, कोई बड़ी बात नहीं है। डिविडेंड को फाइंड आउट करने की कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा एग्जामिनर, शेयर कितने में बिकने वाला है कुछ सालों बाद वो भी एग्जामिनर दे देगा। कुछ क्वेश्चंस आएंगे आगे, डोंट वरी, और उन सब का पीवी कर देंगे।
ये मॉडल्स कब लगेंगे सर? जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स हो, इनडेफिनाइट नंबर ऑफ ईयर्स हो, मतलब फॉरएवर फॉरएवर तक डिविडेंड मिलने वाला है। सेल्स प्राइस का, सेल्स प्रोसीड का कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो क्या सर इस सिनेरियो में हम आज से लेकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स तक मिलने वाले सारे डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू करेंगे सर? जी हाँ। और वो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैथ्स की हेल्प लेंगे ना पीपल प्लीज। तो समझना, फर्स्ट मॉडल है जीरो ग्रोथ मॉडल, मतलब इस बार आप डिविडेंड्स की पीवी कर रहे हो। कहां से कहां तक के डिविडेंड सर? डिविडेंड सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक के डिविडेंड। पता है क्या, ये जो बेसिक टेक्स्ट लिखा है ना यहाँ, ये वाला, ये भी बहुत सोच समझ के लिखा है। इफ यू रियलाइज, आप आराम से देखो, मैंने आज फॉर्मूला लिख दिया, कल को अगर इस फॉर्मूले का लॉजिक याद नहीं आया सर रिवीजन के टाइम, तो मगअप करोगे क्या? आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि वो फास्ट ट्रैक लेक्चर देख रहे हैं जबकि वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब दे ऑप्टेड फॉर दीज लेक्चर्स रादर देन वॉचिंग द रेगुलर लेक्चर्स ऑफ अदर, मतलब जो भी उनके पास दूसरे लेक्चर्स थे या फिर वो खरीदने वाले थे। जबकि मैंने तो सिर्फ फास्ट ट्रैक के माइंडसेट से रिलीज किए थे कि यार जिसने एसएफएम पढ़ रखा है पहले वो देख लेगा। पर अब बताओ, एक रेगुलर स्टूडेंट लेक्चर देख रहा है, आज एग्जाम है 2 साल बाद, वो 2 साल बाद इस फॉर्मूले को कैसे इमेजिन कर पाएगा? उसको प्रॉब्लम नहीं आए इसलिए बिल्कुल छोटे छोटे में टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस और कुछ डिटेलिंग दी गई है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं किया गया है, पूरे पूरे नोट्स में किया गया है ना। और वैसे भी आप फिक्र मत करो, ये जब अपना फास्ट ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हर चैप्टर का मैं रिवीजन वीडियो लाऊंगा। तो बाद में आप क्या करना, 4-5 घंटे का वो रिवीजन वीडियो देखा, सारे कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश हो गए, एक बार आपका कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ा, चीजें एकदम रियल टाइम बेसिस पे समझ में आ जाएगी, और फिर बचा ही क्या है? फिर तो आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना रहेंगे। डन। तो जिन लोगों का अटेम्प्ट बाद में है, जो ये सोच रहे हैं सर याद कैसे रखेंगे, आप भी वरी मत करो, सब एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, राइट? चलिएगा सर, इनफाइनाइट नंबर ईयर्स तक के डिविडेंड का पीवी करना है, लेकिन इस बार डिविडेंड में कोई ग्रोथ नहीं है, इस बार सर डिविडेंड कांस्टेंट है। मतलब फर्स्ट देखो, पहली बात जब मैंने कही कि पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, मतलब बात आ गई थी पीवी ऑफ सर माय फ्यूचर डिविडेंड्स, मतलब डिविडेंड स्टार्टिंग फ्रॉम विच ईयर? क्या आज 0 पॉइंट पे जो डिविडेंड मिला है उसको लेना है क्या सर? नहीं, फ्यूचर ईयर मतलब फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जो डिविडेंड मिलेगा। कब तक सर? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक, उन सारे डिविडेंड्स का पीवी लेना है, करेक्ट? तो आइए आइए सर, अब आप खुद इमेजिन करो, सेम अमाउंट हर साल रिसीव हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक, मतलब सर सेम अमाउंट को कहते थे एन्युइटी, एन्युइटी। और जब वो एन्युइटी हमेशा हमेशा के लिए रिसीव हो इनफाइनाइट तक, तो उसको कहते थे परपेचुइटी। प्लीज याद आ रहा है उसको क्या कहते हैं? परपेचुइटी। और सर परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पता है? हाँ सर, हर फिक्स पीरियड के लिए हर साल जो पैसा सर रिसीव होता था उसको कहते थे ए, उसको कहते थे ए, एन्युटी का अमाउंट। और उसको डिवाइड करते थे सर आर से। सर आर क्या है? वो रेट जिससे हमें डिस्काउंट करके पीवी कैलकुलेट करना है। तो सर परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता था ए बाय आर, हर साल जो अमाउंट रिसीव होगा वो डिवाइडेड बाय सर माय डिस्काउंटिंग रेट। अब आप खुद बताइए सर, कहना इसे अभी के केस में जो हमें हर साल रिसीव होगा दैट इज माय डी, डी है ना, डिवाइड बाय, तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू, सर ये नया टर्म कहां से ला दिया आप, बता रहा हूं 2 मिनट। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइड बाय discounting rate, which is my required rate of return, the rate I want to earn, which is my KE. People please, this will give you the value of share, intrinsic value. सर वापस थोड़ा पीछे ले जाओ और एक बात समझाओ,
ये इंट्रिंसिक वैल्यू वर्ड हमने यहां भी देखा था सर, क्या है ये? आप कर रहे हो शेयर की वैल्यू फाइंड, क्या मतलब इस वैल्यू से हम क्या समझे सर? सर इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? सर क्या है वही वैल्यू है क्या जो स्टॉक एक्सचेंज पे हमें दिखती है? हाँ या ना? प्लीज समझना, स्टॉक एक्सचेंज पे एक पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू दिखती है जो होता है उसका करेंट मार्केट प्राइस। मतलब आज मार्केट में उस शेयर की प्राइस चल रही है उतनी, अगर शेयर खरीदना बेचना है तो कितना रुपया देना पड़ेगा उतना, सीएमपी इतना, राइट? तो सर फिर आप क्यों वैल्यू कैलकुलेट करा रहे हो यार? हो सकता है कि कोई शेयर आज अपनी सही वैल्यू पर ट्रेड नहीं कर रहा हो सकता है कि किसी शेयर का, प्लीज, हो सकता है किसी शेयर की सही वैल्यू, इट्स ट्रू वर्थ, इट्स रियल वर्थ इज समथिंग एल्स। सर हो सकता है शेयर का एक्चुअल वैल्यू हो सकता है 3800 हो और वो मार्केट में 3500 पे ट्रेड कर रहा है। सो दैट ट्रू वर्थ, the right value, the correct value, the fair value is also called as intrinsic value, which simply means what should be the value of share. आप ये सारी मेथड से क्या फाइंड करते हो? what should be the value of something. बट what is the value of something, वो तो मार्केट में पहले से है। तो सर शेयर का प्राइस होना क्या चाहिए वो आप वैल्यूएशन से पता करते हो इस चैप्टर में, और चल क्या रहा है वो सीएमपी है, प्लीज। तो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने का तरीका होता है व्हाट शुड बी द वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यू और P0। अब ऑब्वियसली अगर कोई शेयर मार्केट में फेयरली वैल्यूड है, मतलब वो उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है जितनी उसकी फेयर वैल्यू है ना, उसकी, वो उसी प्राइस पे मार्केट में ट्रेड कर रहा है जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो कैन आई से उस केस में मैं P0 और इंट्रिंसिक वैल्यू को इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूं, इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूं। जी हाँ, इसीलिए IV और P0 को इंटरचेंजेबली पूरे चैप्टर में यूज कर लिया जाएगा। तो फॉर्मूला ऑफ जीरो ग्रोथ मॉडल इज इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना सर इतना क्यों स्ट्रेच कर रहे हो चीजों को, हर छोटी चीज बताना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये छोटी छोटी बातें जब आगे काम आएगी ना तो आप बोलोगे कि हाँ सर यूजफुल था। डन, चलिए आगे। सर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन फॉर अस इन वैल्यूएशन। सर कांस्टेंट ग्रोथ, आप नाम खुद रिलेट कर लो। जीरो ग्रोथ था सर जब कांस्टेंट डिविडेंड था, ये वो मॉडल था सर जब डिविडेंड्स में कोई ग्रोथ नहीं था, डिविडेंड में कोई ग्रोथ नहीं था, है ना। लेकिन अगर मेरा डिविडेंड कांस्टेंट रेट से ग्रो करे इनफाइनाइट ईयर्स तक, आज से, है ना, आज से तो नहीं बोलूंगा क्योंकि एक्चुअल में आज से नहीं होता है वो, पर फिर भी सुन लो, अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा लाइटर लेना, लाइटर नोट पे लेना, एकदम दिल पे मत ले लेना। आज से इन्फिनिटी तक मेरा डिविडेंड अगर एक फिक्स्ड रेट से ग्रो करे हर साल, सर मानो हर साल 8%, मानो हर साल 5%, आज से इनफाइनाइट ईयर तक मेरा डिविडेंड अगर एक फिक्स्ड रेट से ग्रो करे ना सर, तो उस केस में ये मॉडल लगता है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जिसका नाम गॉर्डन्स मॉडल भी है। अब आप एक बात बताओ सर, जब सेम अमाउंट हर साल मिल रहा था तो उसको कहते हैं हम एन्युइटी, और जब वो इनफाइनाइट तक मिले तो उसको कहते थे परपेचुइटी। सिमिलरली हमें एक अमाउंट हर साल मिले इनफाइनाइट ईयर्स तक, जो सेम रेट से सर ग्रो कर रहा हो, सेम रेट से ग्रो कर रहा हो, तो उसको कहते हैं परपेचुइटी नहीं, ग्रोइंग परपेचुइटी, ग्रोइंग परपेचुइटी। तो सर शेयर की वैल्यू क्या होगी आज? वो सारे फ्यूचर डिविडेंड इनफाइनाइट ईयर्स तक के जो एक फिक्स रेट से ग्रो कर रहे हैं, उन सारे फ्यूचर डिविडेंड्स का आज 0 पॉइंट पे प्रेजेंट वैल्यू। और इतना सर कॉम्प्लिकेटेड काम हम कैसे करेंगे कि अगले साल समझो डिविडेंड है 5 रुपीज,
जो 10% से बढ़ेगा तो होगा 5.5, अगले साल फिर 10, फिर 10, और इनफाइनाइट बढ़ता चला जाएगा। उन सारे फ्यूचर डिविडेंड का सर आज पीवी में कैसे कैलकुलेट करूंगा? ये जो भाई साहब है ना, ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला देके चले गए, और इंटर में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, प्लीज इंटर में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या था सर? फॉर्मूला था d1 डिवाइड बाय k माइनस जी। एवरीवन, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। d1 डिवाइड बाय k माइनस जी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये फॉर्मूला दिखने में कितना सिंपल है, सिर्फ 3 चीजें चाहिए, बट आप इमेजिन नहीं कर सकते उस फॉर्मूले में कितनी डेप्थ है। आप इमेजिन नहीं कर सकते उस फॉर्मूले से रिलेटेड कितने सारे डिस्कशन से जो हम कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि वो क्लैरिटी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं जिससे आपका कोई भी पॉसिबल सम गलत ना हो, है ना? तो प्लीज सुनना। सबसे पहला कंफ्यूजन तो सर ये दूर कर लो कि सर फॉर्मूला होता है d0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई के माइनस जी। सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये दूर कर लो। अरे सर हमने तो यही पढ़ा है यार, फॉर्मूला प्राइमरीली ये होता है, फॉर्मूला प्राइमरीली ये होता है, अगर अगर किसी वजह से d1 की इंफॉर्मेशन नहीं दी है हमें, अगर किसी वजह से मेरे दोस्त d1 की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो फिर फॉर्मूला आप बना सकते हो कि चलो सर d1 नहीं है ना, तो डिविडेंड फर्स्ट ईयर के एंड का चाहिए। d1 का पहले मान लो, d1 का मीनिंग समझ लो, डिविडेंड एट ईयर 1, फर्स्ट ईयर के एंड का डिविडेंड चाहिए। सर अगर नहीं है तो कहना ही से कि सर d0 पे जो डिविडेंड होगा वो किसी रेट से तो ग्रो हो रहा होगा, जिस रेट से ग्रो हो रहा है अगर वो ग्रोथ ऐड कर दो d0 में तो d1 आ जाएगा, राइट? तो हमने कहा ठीक है सर, d0 में ग्रोथ रेट का इफेक्ट दे दिया, तो फॉर्मूला बन गया d0 डिवाइड बाय 1 प्लस जी डिवाइड बाय k माइनस जी। डन। सर के ही एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अपने नोट्स का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? कहीं भी आपको नोटेशंस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मतलब व्हेन आई से आवर कॉन्सेप्ट्स नोट्स आर रियली यूनिक, आई आई पर्सनली फील कि यार कोई भी टर्मिनोलॉजी, कोई भी हेडिंग, कोई भी नोटेशन, कोई भी सीक्वेंस, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, मतलब आपको कहीं मैं इनकम्प्लीट फील होने ही नहीं देना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल शुड हैव अ मैक्सिमम level of satisfaction with respect to anything, with respect to concept, question, understanding, remembrance, retention, revision, everything, right? चलिए सर, ये बात तो समझ में आ गई है, आप क्यों बता रहे थे इसमें कोई बहुत बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात क्यों है प्लीज समझना। सर ये जो ग्रोथ का मतलब है, इस ग्रोथ का मतलब क्या है? अरे सर ये तो वही कांस्टेंट ग्रोथ रेट है। ग्रोथ मतलब सर ये तो वही कांस्टेंट ग्रोथ रेट है। अच्छा, मतलब जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स तक होने वाली है वो? जी हाँ। लेकिन सर पता है कहां से स्टार्ट होती है? ग्रोथ का मतलब होता है, जी मतलब होता है ग्रोथ फ्रॉम, ग्रोथ फ्रॉम ईयर 1 टिल, या फिर 2, ग्रोथ फ्रॉम ईयर 1 टू इंफिनिटी। प्लीज, फर्स्ट ईयर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स तक की ग्रोथ क्या होगी, दैट इज दिस जी। सर इतना स्पेसिफिक होके क्यों बता रहे हो? इसका मतलब मेरे दोस्त देखो, फॉर्मूले में नेचुरली क्या आता है d1, इसीलिए ग्रोथ इसने कहां बोला 1 टू इंफिनिटी। तो प्लीज अब इमेजिन करना, ये सर 0 ईयर 1 ईयर, मतलब ये है सर d0, ये है d1 टिल इंफिनिटी। तो ग्रोथ रेट इज बिटवीन दिस टाइम पीरियड टू दिस टाइम पीरियड एंड नॉट दिस टाइम पीरियड। सर 0 से 1 का ग्रोथ रेट, 0 से 1 का ग्रोथ रेट कुछ अलग भी हो जाए ना, अलग भी हो जाए तो चलेगा। 0 से 1 का ग्रोथ रेट मतलब ये वाला जो d1 कैलकुलेट करने में आता है, दैट्स नॉट दिस,
ये नीचे वाले जी से सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूले में जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट है ना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराऊंगा, मतलब लिख लो इसके नीचे ही, कांस्टेंट ग्रोथ रेट, जिसका एक और वर्ड आता है जिसको लोग बोलते हैं, जिसका एक और वर्ड लिख लीजिए, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। कांस्टेंट ग्रोथ रेट, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, ये होता है सर D1 से इंफिनिटी का, क्योंकि हमारे फॉर्मूले को D0 से D1 का कोई काम ही नहीं। हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट कैश फ्लो कब मिलता है, फ्यूचर कैश फ्लो की बात करके बताओ, फर्स्ट कैश फ्लो कब मिला सर, D1 पे, फर्स्ट ईयर। तो D1 से इनफाइनाइट तक की जो ग्रोथ रेट होता है दैट इज दिस G। 0 से 1 की ग्रोथ रेट सर कुछ और भी हो सकती है। तो सर आप ये क्या कहना चाह रहे हो, आप तो हमारे कंसेप्ट से ला रहे हो। मतलब सर प्लीज, अब शायद बहुत डीप है, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये बातें पता है कि नहीं, पर जान लो अगर नहीं पता है तो। सर हम खड़े हैं 0 पॉइंट पे, हम 0 पॉइंट पे शेयर का वैल्यूएशन करना चाहते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गया सर, जब आप बोलते हो P0 या फिर IV0, मतलब वैल्यू एज ऑन 0 पॉइंट, प्राइस एज ऑन 0 पॉइंट। सर फॉर दैट, सर यू वांट टू डिस्काउंट द डिविडेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर till infinity. You do not consider sir dividend of 0 year, absolutely correct. You discount the dividend from first year and onwards and you get the price of pre-0. D1 डिस्काउंट करते हैं तो P0 आता है सर, एक साल पीछे आ जाना। सेकेंड, सर जब आप डिस्काउंट ही D1 कर रहे हो और ऑनवर्ड्स कर रहे हो और आप बोल रहे हो सर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन्स फॉर्मूला तब ही लगाया जा सकता है सर जब मेरी ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो। तो सर ग्रोथ रेट कब से कब तक कांस्टेंट होना चाहिए, D1 के आगे की ग्रोथ रेट कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब सर समझो ये 10% से ग्रो करेगा इनफाइनाइट ईयर्स तक, तो क्या मैं इसको D1 मान के 0 पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे गॉर्डन्स गॉर्डन्स मॉडल लगा सकता हूं? जी हाँ सर, भले से 0 और 1 के बीच की ग्रोथ रेट 12% हो, सबसे डीप बात थी ये। सर भले से 0 और 1 के बीच की ग्रोथ रेट 12% हो, D1 से इंफिनिटी तक की 10 हो, सर तो भी क्या मैं गॉर्डन्स मॉडल लगा सकता हूं? क्योंकि सर 0 पॉइंट से अगर मैं देखूं तो कांस्टेंट ग्रोथ नहीं है पूरा इंफिनिटी तक, फर्स्ट ईयर में अलग है और उसके बाद अलग है, तो भी लगा सकते हो। आंसर सेम आएगा और आंसर सही आएगा प्लीज। क्योंकि ये ग्रोथ रेट का मतलब होता है सर एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट, सो 1 से इंफिनिटी तक की है, 0 से 1 की ग्रोथ रेट कुछ अलग भी हो सकती है। इसीलिए मैंने एम्फेसिस किया था कि नेचुरल फॉर्मूला ये है, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में आप ये कर देना। और सर हम इस बात को कैसे मान ले, तो एक इलस्ट्रेशन करके दिखा दूंगा, सारा हेडेक खत्म। डन प्लीज, चलेगा चलेगा। तो क्लैरिटी में आपने क्या क्या सीखा, पहला आप ये जान लीजिए के ई हमेशा बड़ा होना चाहिए जी से। नई बात बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो नीचे का नंबर नेगेटिव हो जाएगा और पूरा वैल्यू मिसलीडिंग हो जाएगा। अगर मेरा डिस्काउंट रेट कम है ग्रोथ रेट से तो पीवी नहीं आ सकता, पहली चीज। सेकंड, फॉर्मूले में जो यूज होता है दैट इज D1 एंड नॉट D0, ठीक है, इनडायरेक्टली आप कैलकुलेट कर दो वो चलेगा। थर्ड, ये इंपॉर्टेंट नोट है प्लीज, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम काम आएगा हमें, देख लो एक बार। अगर क्वेश्चन अनक्लियर है डिविडेंड को लेकर, क्वेश्चन ने डिविडेंड दिया है पता नहीं है 1 या 0 है, तो नेचुरली इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या मानना हमेशा पीपल, नेचुरली इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोग हमेशा क्या मानोगे, D1, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, यूज करते हो D1 लेकिन जो वैल्यू निकल के आता है दैट इज एट Y0 एंड नॉट Y1। छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, वैल्यू आता है Y0 नॉट Y1। सर ये जो ग्रोथ है ना वो D1 से D इंफिनिटी के बीच की है, आज से इनफाइनाइट तक के डिविडेंड की ग्रोथ रेट है, और अगर वो कांस्टेंट हो ना तो ही गॉर्डन्स फॉर्मूला लग सकता है।
अगर 1 से इंफिनिटी तक की ग्रोथ रेट, D1 से D इंफिनिटी तक की ग्रोथ रेट में कोई चेंज है तो 0 पॉइंट पे गॉर्डन्स मॉडल नहीं लगा सकते आप। तभी गॉर्डन लगाते हो जिसके अगले साल से, मतलब उस साल के नेक्स्ट ईयर वाला जो डिविडेंड है उससे इंफिनिटी तक की ग्रोथ रेट सेम हो। एंड लास्ट, पे आउट रेशियो है ना, आप कांस्टेंट मानते हो। सर पे आउट रेशियो क्या होता है? अरे वो पे आउट रेशियो बेसिक ईपीएस डिवाइड बाय डीपीएस, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से उल्टा बोल दिया हम फ्लो में, डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। अपनी अर्निंग्स का कितना पार्ट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। सर पर शेयर अर्निंग था 10 रुपया, उसमें से 6 रुपया बांट दिया, तो पे आउट रेशियो हो गया सर 60%। तो कैन आई से सर कि ऑटोमेटिकली अगर 60% अर्निंग्स बांट रहे हो तो 1 - 60% आप रिटेन कर रहे हो, जिसको कहते हैं रिटेंशन रेशियो, और इसको कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। एवरीवन, आई होप यू आर गेटिंग दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल प्लीज, है ना? तो प्लीज कहीं भी जगह बना के लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल लिखो, फिर लिख लो डिविडेंड पे आउट रेशियो, फिर 1 - डिविडेंड पे आउट करके रिटेंशन रेशियो दिखा दो, विच इज इक्वल्स टू 40%। डन? ठीक है सर, आप मानते हो कि हर साल का डिविडेंड पे आउट रेशियो सेम है, मतलब जितना भी कमाओगे उसका 60% डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो जिस रेट से आपका अर्निंग्स ग्रो करेगा उसी का एक फिक्स परसेंटेज अगर आप दोनों साल करोगे, राइट, तो उसी रेट से तो आपका डिविडेंड भी ग्रो करेगा। तो एक लास्ट अजम्पशन था कि ग्रोथ इन अर्निंग्स इज अज्यूम टू बी ग्रोथ इन डिविडेंड। क्वेश्चन कुछ और कह दे तो अलग बात है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यही अजम्पशन है। बताओ सर, क्या आपको गॉर्डन मॉडल को लेकर छोटी छोटी क्लैरिटी आ गई? आई थिंक बाकी तो सब समझ में आ गया होगा। ये वाली जो एक बात हमने देखी थी ना, उसको लेकर कंफ्यूजन होगा, फिक्र मत करो। नेक्स्ट जो मॉडल है ना गॉर्डन्स के बाद वाला, वहां पे आपका ये डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप सेकेंड लेक्चर देखिए, वहां पे ऑटोमेटिकली ये चीज कवर हो जाएगी, अगर सेकेंड लेक्चर तक उस कॉन्सेप्ट में पहुंच गए तो। डन? ठीक है सर, थर्ड, सिर्फ एक ग्रोथ वाला पार्ट और कंप्लीट करते हैं और फिर फर्स्ट लेक्चर को एंड करेंगे। समझना सर, इस फॉर्मूले में जो आप ग्रोथ यूज कर रहे हो, इस फॉर्मूले में जो आप ग्रोथ यूज कर रहे हो, इस ग्रोथ का कैलकुलेशन सर कैसे होगा? मीनिंग तो आपने बता दिया, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कहते हैं वो भी बता दिया, कैलकुलेशन कैसे होगा वो जानिए। ठीक है, सो प्लीज हल्का सा एक चीज कर लीजिए, इसको मार्क कर लो। ठीक है, ये छोटी सी बात लिखो, आगे कहीं तो काम आएगी, चलेगा। सर ये जो ग्रोथ रेट है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जिसको कहते हैं, जी से जिसको डिनोट किया जाता है, सर उसका कैलकुलेशन कैसा? तो एक कैलकुलेशन का मैं फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि देखो, रेगुलर बैच में तो एक्चुअल में क्या है, इस फॉर्मूले को पूरा डिराइव करते हैं हम लोग 2 ईयर का बैलेंस शीट और 2 ईयर का इनकम स्टेटमेंट बनाकर। ठीक है, बट आई थिंक कि वो कॉमन सेंस अभी क्रैक नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा वर्ड्स में कन्वे करने की। तो सर आई नो ग्रोथ इज इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय आरओई।
रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय आरओई। तो सर यहाँ पे एक और नया टर्मिनोलॉजी आ गया। पहला तो सर ये कि रिटेंशन रेशियो तो हमने सर यहाँ पे सीख लिया था कि पोर्शन ऑफ अर्निंग्स विच आई एम रिटेनिंग, दैट पोर्शन ऑफ अर्निंग्स विच आई एम नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग। सर ये आरओई का क्या फंडा है? रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब एज अ शेयर होल्डर, कंपनी उनके अमाउंट पे कितना रिटर्न अर्न करती है ना? तो अब कॉमन सेंस बताना, आई थिंक आप खुद भी फॉर्मूला बना सकते हो। क्या मैं बोल सकता हूं रिटर्न का बेसिक फॉर्मूला इज कितना पैसा लगाया और उसके अगेंस्ट कितना रुपया मिला, कितना रुपया इन्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट कितना रुपया मिला। तो अब इक्विटी का रिटर्न फाइंड करना है ना, तो डिनोमिनेटर में लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड। मतलब कितना रुपया सर इन्वेस्ट किया था इक्विटी का बिजनेस में। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर होल्डर फंड दिख जाएगा और उस इक्विटी शेयर होल्डर फंड के अगेंस्ट कंपनी ने कितना अर्निंग्स किया, कंपनी इतना रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न कमा पाई फॉर इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड दैट इज नथिंग बट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। एवरीवन, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी। सर अब ये नया वर्ड क्या आ गया, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी? तो बताऊं क्या, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कुछ भी नहीं है, सिंपल है, आपका नेट प्रॉफिट है। पर नेट प्रॉफिट पे तो सर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का राइट है ना। नेट प्रॉफिट में से अगर सर हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दें तो कैन से अब जो अर्निंग्स आएगा उस पर सिर्फ इक्विटी का राइट है, कॉलिंग इट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी। तो कॉमन सेंस सिंपल है ना, इतना प्रॉफिट कमाया इक्विटी के लिए ऑन द डिनोमिनेटर ऑफ इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, एंड दिस परसेंटेज इज कॉल्ड इज हाउ मच इज द रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई का फॉर्मूला लॉजिक सब कुछ सीख गए एवरीवन? आई होप फर्स्ट टॉप लेक्चर हैवी नहीं लग रहा है। मैं चाहता तो कुछ क्वेश्चंस ले सकता था, बट आई फाइंड यू ऑल कैपेबल इनफ कि एक बार एक एज अ होल बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, क्योंकि फिर वो सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पार्ट्स में एप्लीकेबल होगा तो हम लोग इजीली उसको क्रैक कर पाएंगे, है ना? तो आइए सर, इस फॉर्मूले का लॉजिक क्या है? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर फंड था अभी समझो 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। सर 1,000 रुपए पे कंपनी ने 10% अर्न किया, मतलब 10% के आरओई से अर्न किया, मतलब अगले साल का इनकम कितना हो जाएगा सर? 100 रुपया। लेकिन वो पूरा 100 रुपया कंपनी ने अपने पास रखा क्या? नहीं। क्या पूरा 100 रुपया दे दिया क्या? नहीं सर, 60 रुपीज दे दिया। तो बचा कितना? 40। मतलब 1,000 रुपया तो साल के स्टार्ट में इन्वेस्टेड था, अब कितना हो गया सर? 40 और इन्वेस्टमेंट हो गया। तो कैन आई से दिस 1,000 प्लस दिस 40, नेक्स्ट ईयर मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल 1040 हो जाएगा। प्लीज आप बताइए, नेक्स्ट ईयर मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल जो बिजनेस में इक्विटी का इन्वेस्टेड है वो 1040 हो जाएगा। डन। अब इसको जब कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो वापस क्या होगा? कंपनी को 10% रिटर्न मिलेगा। वापस जब कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो उस पे कंपनी को 10% रिटर्न मिलेगा। मतलब अगले साल की अर्निंग्स कंपनी की कितनी परसेंट हो गई? 104 रुपीज। सर ये समझ नहीं पा रहे हम, 1000 इंटू आर इज इक्वल्स टू 100। आप एक बात बताओ ना, इक्विटी शेयर होल्डर फंड है 1000, इक्विटी शेयर होल्डर फंड है 1000, 1000 में सर जब आरओई मल्टीप्लाई करोगे तो रिटर्न में 1000 में जब आरओई मल्टीप्लाई करोगे तो रिटर्न में अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी तो आएगा विच इज 100 रुपीज, जिसमें से सर 60 बांट दिया, 40 बचाए, तो नेक्स्ट ईयर का इक्विटी 1040 हो गया, जिस पे वापस 10% जब हम अर्न करेंगे तो अगले साल का अर्निंग है सर 104। डोंट यू ऑल अग्री दैट 100 से 104 होने में हमारी सर
4% की ग्रोथ है 100 से 104 होने में। सर हमारी 4% की ग्रोथ है। अब आप खुद देख पा रहे हो कि 4% कहां से आया। सर 4% आया बेसिकली, जो 40 रुपया रिटेन किया था वो कैपिटल को बढ़ाया। तो 1000 रुपया तो लास्ट वाला इन्वेस्टेड है ही, लास्ट ईयर वाला। ग्रो किस वजह से की है? सर ये जो 40 था ना रिटेंशन, मल्टीप्लाइड बाय जब उस पे 10% का रिटर्न मिला ना सर, 40% के रिटेंशन पे भी सर जब 10% का आरओई मिला ना, तो ये 40 रुपीज पे जब 10% कमाया तो ये सर 4 रुपया कमाया। तो कहना इसे 40% के रिटेंशन पे 10% का जब आरओई मिलेगा तो हम 4% से ग्रो करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो, राइट। हेंस रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय आरओई। प्लीज, मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं बताया, कॉमन सेंस ड्रिवन डेरिवेशन बता दिया। इनफैक्ट वो मैथ्स का डेरिवेशन भी मैं आपको बता ही चुका हूं, जस्ट दैट कि वो लिख के नहीं किया हमने, कॉमन सेंस से हो गया। डन। ग्रोथ कैलकुलेट करने का प्राइमरी तरीका, अगर कहीं ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हो प्लीज, है ना। एक और चीज ले लो, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड तो टोटलिटी बेसिस पे होता है ना, टोटलिटी पे होता है। सर अगर हमें टोटलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं हो तो क्या पर शेयर लेवल पर भी ये कैलकुलेशन हो सकता है क्या? जब मैं बता रहा हूं तो बिल्कुल ऐसा सोच रहा हूं कि उसकी बेस्ट क्लैरिटी से ही बताऊं ना। तो सर पर शेयर लेवल पे भी ये काम हो सकता है। कैसे सर? देखना प्लीज। पर शेयर लेवल की अर्निंग्स को कहते हैं ईपीएस, और पर शेयर लेवल के इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को कहते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर होता है सर बुक वैल्यू पर शेयर। कि टोटल इक्विटी का इतना फंड था, इतना अमाउंट था बैलेंस शीट में, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो पर शेयर वैल्यू इतना। टोटल अर्निंग्स इतनी थी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दिया तो पर शेयर इतना। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को पर शेयर से डिवाइड करके हम ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। एवरीवन सेटल्ड? हर छोटा बड़ा फॉर्मूला बताते चल रहा हूं। ग्रोथ कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका, बेसिकली वो कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, वो तो एक कॉमन सेंस है। आप एक बात बताओ, हमारे पास अर्निंग्स और डिविडेंड का कोई हिस्टोरिकल डेटा है। फॉर एग्जाम्पल 10 था, फिर 12 हो गया, सर फिर 12.5 हो गया, फिर 15 हो गया, और सर फिर 18 हो गया। हमारा डिविडेंड 5 साल में यहां से यहां गया। तो सर ये मेरा है पीवी, ये है मेरा एफवी। तो क्या मैं बता सकता हूं कि किस रेट से मेरा वैल्यू पीवी से एफवी की साइड बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, या फिर कितना मुझे इस पे रेट रिटर्न मिल रहा है कि 10 का 18 हो गया? हाँ सर, हाँ सर। बेसिक फॉर्मूला याद है कि सर पीवी इंटू 1 + r⁴ इज इक्वल्स टू एफ वी, राइट? ये बेसिक फॉर्मूला याद है? इसी फॉर्मूले को अगर मैं मॉडिफाई करता हूं ना थोड़ा सा, तो प्लीज देखना, हमें इस फॉर्मूले में सर आर कैलकुलेट करना है कि किस रेट से मुझे ग्रोथ मिल रही है, किस रेट से मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो आर का दूसरा नाम हम लोग अब बोलेंगे जी, है ना। तो ग्रोथ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनाओ। सब फॉर्मूला बहुत सिंपल, सामने एफ वी है, उसके डिवाइड में सर पीवी डाल दो, एफ वी है डिवाइड में पीवी डाल दो, है ना। मतलब अब बचा 1 + r⁴ n। क्या मैं इस पे ब्रैकेट लगा के, जो n मेरा अभी पावर में है, जो मेरा n अभी पावर में, उसको मैं 1/n कर सकता हूं उधर ले जाके, ताकि वो अंडर रूट हो जाए। मतलब फिर बचेगा 1 + r, फिर बचेगा 1 + r। मतलब इस पूरे में से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो बचेगा सर सिर्फ r या फिर सिर्फ ग्रोथ। एंड दिस बिकम्स अनदर वे टू कैलकुलेट हिस्टोरिकल ग्रोथ, है ना। कि सर थोड़ा सा 1 सेकेंड दीजिए, जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूं।
दिस बिकम्स अनदर वे टू कैलकुलेट हिस्टोरिकल ग्रोथ। और फिर हम मान लेते हैं कि जिस रेट से हिस्ट्री में ग्रो किए हैं, जिस रेट से हिस्ट्री में ग्रो किए, फ्यूचर में भी उसी रेट से ग्रो करेंगे, है ना। तो अब आप कैलकुलेट करो। देखो, आपने बोला सर 18 डिवाइड बाय 10 टू दी पावर, बताएगा कोई कितने साल की कंपाउंडिंग। हाँ सर, 1 2 3 4 5, 5 साल, मतलब 1/5। क्या 1/5? हेलो, 5 साल होना मतलब ग्रोथ कितनी बार हुई? एक बार, दो बार, 3 बार और 4 बार। मतलब कितने 5 साल के डिविडेंड से सिर्फ कितने साल की ग्रोथ आ सकती है सर? 4 साल की। ये बात मिस मत करना, इसीलिए क्या लिखा है मैंने? 1/4। और जब आप उसमें से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर। देखते हैं सर। तो 1.8, 2 बार अंडर रूट प्रेस करते हैं, -1 करते हैं, है ना, तो आता है सर 0.15, विच इज 15.83% की ग्रोथ रेट। एवरीवन, आई नो फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर काफी सारी छोटी छोटी चीजें पढ़ी है ना। आई नो काफी चीजें इसमें से आपको पता थी, काफी शायद कुछ चीजें तो नहीं पता चली होगी, कुछ कुछ तो, है ना। मतलब मैं चाह रहा हूं कि यार, मतलब आप इमेजिन करो, पता है आपके साथ क्या हो रहा है? कोई सा भी क्वेश्चन ले लेना, आपको ग्रोथ का इसके अलावा और कोई तरीका मिलेगा ही नहीं। मतलब आप एग्जाम के एक दिन पहले अगर ये पढ़ के चले गए, मतलब आप कोई सा भी क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। आप कोई सा भी तरीका ले लेना, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कैलकुलेशन का 1 2 और 3 के अलावा कोई तरीका मिलेगा ही नहीं। तो वो कॉम्प्रहेंसिवनेस फील कर पा रही हो प्लीज? कि क्यों हम बोल रहे कॉम्प्रहेंसिव, कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, अगर ये पढ़ लिया तो डन। जीरो ग्रोथ मॉडल पढ़ा, सिंपल फॉर्मूला, फिर गॉर्डन्स गॉर्डन मॉडल पढ़ा, सिंपल फॉर्मूला जिसकी डिटेलिंग में हम गए थे, और फिर एंड में आपने पढ़ा वो ग्रोथ का कैलकुलेशन 2 तरीके से, और दोनों तरीके आपके सामने। दिस एवरीवन एक्चुअली कंप्लीट्स जितने आपको बेसिक्स पता होना चाहिए बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, है ना। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, डू कमेंट। और अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, है ना, और आपको लगा है कि यार इस चैप्टर में भी वो क्लैरिटी मिली है हमें जो आपने दूसरे चैप्टर्स में ढूंढी, या फिर दूसरे चैप्टर्स में भी अगर आपको क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, आपके रिव्यूज दीजिए, आपके फीडबैक दीजिए, सो दैट अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है ना, तो ही और शी कैन एटलीस्ट रिलाई, ही कैन ट्रस्ट, प्लीज। बट दैट यू डू ओनली इफ यू आर सेटिस्फाइड। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रीवियस लेक्चर्स, प्लीज कमेंट मत करना, इनफैक्ट मुझे पर्सनली डीएम करना, so that I get a chance to improve myself. Done? Perfect. That was everything, everyone, with respect to lecture 1. Thank you very much for watching up the lectures. I'll see you in the next lecture, and we'll start with the practical questions. So I will show you. We'll start with, just a moment. We'll start with first second type questions, जिसमें initially काफी सारे questions homework होने वाले हैं। डन। सो लेट मी टेल यू इनफैक्ट आप मुझे जब सेकंड लेक्चर में मिलो ना, तो आप खुद से कम से कम 8th 9th, कम से कम आप, जो मुझे लगता है 9th या फिर 10th क्वेश्चन तक खुद से सॉल्व करना, है ना, बिना नोट्स देखे खुद से सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चंस को बहुत क्विकली डिस्कस करेंगे। सारे होमवर्क ही आप मान लो, सिर्फ वो पॉइंट बताऊंगा जो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन का स्कोप रख सकता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन शुरू के आपको खुद से आने चाहिए, वो नेक्स्ट लेक्चर के पहले ही कर लेना प्लीज। 11 प्रॉपर है, वहां से हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। डन। चलिए, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।